प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। कहा, अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का मिला सौभाग्य। आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर भरोसा। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब आतिश के कहर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को झूठे आरोपों का देना होगा जवाब। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम हो सकती है उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट से मंजूरी के बाद समान यानी यूसीसी ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में किया जाएगा पेश। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मकसद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बदला मौसम। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़क यातायात पर असर। और विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। शुरुआती झटकों के बाद मजबूत स्थिति में भारत। अब तक 370 रन की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुवाहाटी के खानापारा में वेटनरी कॉलेज खेल के मैदान में उमड़े जन समुदाय ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय असम यात्रा पर राज्य के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत का मौजूदा सरकार ने समुचित विकास किया है। आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया उसमें कामाख्या मंदिर के दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मां कामाख्या दिव्य परियोजना की आधारशिला भी शामिल रही। ये तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर कार्य कर रही है।
हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है, ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फुटबॉल के लिए एक विश्व स्तरीय मैदान और बराक घाटी के लिए करीमनगर में मेडिकल कॉलेज विकास की आधारशिला रखी। वहीं 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन, जिनमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं। डोलाबारी से जुमुगरी और विश्वनाथ चारी अली से गुहापुर तक की 2 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिससे ईटानगर से कनेक्टिविटी और भी बेहतर और सुगम होगी। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान चला रही है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में संस्कार भारती की ओर से आयोजित अखिल भारतीय कला साधक संगम के समापन भाषण में कहा कि कला संस्कार देने के लिए है। उन्होंने संपूर्ण कला जगत के प्रबुद्ध होने की वकालत की। संस्कार देने के लिए है, समाज को समरस बनाने के लिए है। एक ऐसा समाज जो संपूर्ण विश्व को स्वम स्वम चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, अपने चरित्र का उदाहरण देकर उससे जीवन की सीख दे, ऐसा मानव समाज अपने देश में, अपने देश के समाज को बनाने के लिए अगर करना है तो
ये कला जगत में कुछ कलाकारों का काम होने से नहीं होगा। संपूर्ण कला जगत का ये काम है, संपूर्ण कला जगत उसका और प्रवृत्त होना है। आरएसएस प्रमुख ने डॉक्टर हेडगेवार के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार संपूर्ण स्वतंत्रता के विचार को रखा। साहब ने वो प्रस्ताव दिया, संपूर्ण स्वातंत्र्य, कांग्रेस ने इसको अपना ध्येय घोषित करना चाहिए और स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से दुनिया भर के पीड़ित देशों को छुड़ाएगा, यह भी घोषित करना चाहिए। यानी संघ स्थापना के पूर्व ही डॉक्टर साहब जो विचार कर चुके थे उसमें भारत का भी विचार था और भारत के प्रभावशाली अस्तित्व के कारण दुनिया कैसी बनेगी उसका भी नक्शा उनके मन में तैयार था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। पुलिस उन्हें आप विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। कल आतिशी दिल्ली से बाहर थी, इसलिए आज उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी आज खुद आतिशी के घर नोटिस थमाने पहुंचे थे। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी से दिल्ली की क्राइम ब्रांच सबूत मांग रही है और उन्हें ये सबूत देना पड़ेगा। आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे, हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की अपनी पार्टी के विधायक को खरीदने के आरोप को लेकर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को सरासर झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसने वाले हैं, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला, और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियां हैं, केवल अपनी छवि को बचाने के लिए, केवल जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ईडी में और मैं ये अपना शराब के केस में फंसता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के सामने पेश नहीं होने पर कहा कि केजरीवाल का समन से भागना यह साबित करता है कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वो
उस संबंध से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और अगली खबर उत्तराखंड से, जहां जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यूसीसी ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होना है। इससे पहले कैबिनेट से मंजूरी के लिए आज कैबिनेट बैठक हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक विशेष कानून है, इस पर विधानसभा में उचित चर्चा होनी चाहिए और प्रत्येक विधायक को इस पर अपनी राय देनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मालदा में छात्र की हत्या के मामले में जांच होनी चाहिए। मालदा में पिछले सोमवार को अपहृत 9 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसका शव मालदा में एक इलाके में फेंक दिया गया था। पूरा नेक्सस चल रहा है ड्रग्स का मालदा में, और इसके कारण इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो प्रशासन को एक तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और भी बड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो परिवार की भी मांग है कि जो एक्यूज है उसको फांसी मिले। जनता की मांग वही है कि, और उसके साथ साथ प्रशासन को सख्त होना है। प्रशासन, ममता बनर्जी आ रही थी, इसके लिए प्रशासन ने बॉडी रिकवर करने में टाइम लगा दिया। लगभग 70-72 घंटा चला गया बॉडी रिकवर करने में। इससे पहले अगर प्रशासन जागता तो शायद बच जाता। साथ ही पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि असल काम तो धरने के पीछे हो रहा है। बंदोबस्त जो धरना मंच कर रही है वो तो नाटक कर रही है, और क्या कर रही है। कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। अभी थोड़ा उनके घुटने में भी दर्द है, चल नहीं सकती, तो थोड़ा धरना दे दे। और धरना में बैठ के तो असल काम तो धरने के पीछे हो रहा है। सारे जिले से लोगों को बुला के, हर जिले में 2, 3, 4, 5 ग्रुप बन गया है टीएमसी। सारे ग्रुपों के नेता को वहाँ पे बुला रहे हैं, बुला के वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। वो तो असल में काम हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने मेरठ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सत्येंद्र सिवाल के रूप में की गई है, जो रूस में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर गोपनीय सूचना को लीक करने और उन्हें आईएसआई के साथ साझा करने का गंभीर आरोप है। वहीं बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के विवादित बयान को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुरेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि दक्षिण भारत का पैसा उत्तर भारत को आवंटित किया जाता है। इस दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी भी की थी, जिसे लेकर भाजपा डीके सुरेश के खिलाफ हमलावर है। आज भाजपा ने कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बढ़ते असंतोष और मतभेदों के बीच विपक्षी गुट, अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के टूटने की कगार पर पहुंचने के साथ ही शत्रुओं और कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा वर्तमान में अपने झारखंड चरण में है और मुंबई में समाप्त होने से पहले पश्चिम की ओर बढ़ेगी। यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, जबकि कांग्रेस अपने प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में लौटने के बाद इंडिया ब्लॉक को आगे ले जाने के प्रयास कर रही है।
दो प्रमुख साझेदार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले ही इनकार कर दिया है। इस सवाल पर कि क्या वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर न्याय यात्रा में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने शनिवार को कहा कि कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए हमें निमंत्रण नहीं मिलता, हमें निमंत्रण क्यों मांगना चाहिए। कार्यक्रम होते हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। वहीं बिहार के दोनों नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दिल्ली में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डीडी न्यूज़ को बताया कि शीर्ष नेतृत्व के साथ ये शिष्टाचार मुलाकात है जिसमें बिहार के विकास और संगठन पर चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि बिहार में अपराध पर नकेल कसना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के दोनों नवनियुक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अभी दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने यहां पर बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हमारे साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों मौजूद हैं। हम सबसे पहले सम्राट जी से पूछते हैं, संगठन की बात और कैसे बिहार और आगे बढ़े इसका चिंता सभी नेताओं ने किया है और जो हमारा कमिटमेंट है 2020 का, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उसकी जरूरत तो है नहीं, 9 आदमी सरकार में हैं, जरूरत पड़ेगा जरूर करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। क्या प्राथमिकता होगी बिहार की? प्राथमिकता है बिहार में नौजवानों को रोजगार, अपराधी को रोड पे नहीं रहने देना। और ये जो गुंडागर्दी करते हैं राजद वाले लोग, इसका इलाज मैं जानता हूँ। और तेजस्वी यादव जो डरा रहे हैं लोगों को, इनको पता नहीं है, ये तो अभी बच्चे हैं, खेला कह रहा है ना, खेला होगा तो हम लोग खिलौना देंगे बच्चे को, बच्चा है खिलौना देंगे। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। बिहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जनादेश का सम्मान हुआ है, बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल लाए थे उनसे मुक्ति पाया गया है। और हम लोग जो विश्वास हम लोग पर व्यक्त किए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, सबका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए हम लोग आए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होनी है? हाँ, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है। बहुत शुक्रिया। विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सम्राट चौधरी, ये दोनों लोग दिल्ली में हैं और लगातार शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं ताकि बिहार में जो आगे मंत्रिमंडल का विस्तार है या फिर अन्य जो काम है उनको समय पर निपटाया जा सके। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां उधमपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बालिका घायल हो गई। उधमपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल बालिका को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा बहुत ही दर्दनाक था। तो इस दौरान आपको बता दें, ये बताया कि किस तरीके से जो हादसा वो काफ़ी दर्दनाक था और ये उस वक्त घटित हुआ जब कार सवार लोग गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे थे। ये जानकारी दी गई वो ट्रक से, इस दौरान उनकी जो कार है वो टकरा गई थी। तो खासतौर से अगर बात करें ना सिर्फ आचार्य श्री SN गोयनका जी का जन्म शताब्दी समारोह 1 वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस 1 वर्ष में देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ कल्याण मित्र गोयनका जी के आदर्शों को भी याद किया। आज जब उनके शताब्दी समारोह का समापन हो रहा है, तब देश विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में SN गोयनका जी के विचार और समाज के प्रति उनके समर्पण से हमें बहुत सीख मिलती है। गुरुजी भगवान बुद्ध का मंत्र दोहराया करते थे, समग्गानम तपो सुखो, यानी जब लोग एक साथ मिलकर ध्यान लगाते हैं तो उसका बहुत ही प्रभावी परिणाम निकलता है। एकजुटता की ये भावना
एकता की ये शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। इस जन्म शताब्दी समारोह में आप सभी ने वर्ष भर इस मंत्र का ही प्रचार प्रसार किया। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आचार्य एसएन गोयनका जी से मेरा परिचय बहुत पुराना था। यूएन में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई बार गुजरात में भी मेरी उनसे मुलाकात होती रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके अंतिम दर्शन करने का अवसर भी मिला था। उनके साथ मेरे संबंधों में एक अलग आत्मीयता थी, इसलिए मुझे उन्हें करीब से देखने का, जानने का सौभाग्य मिला था। मैंने देखा था कि उन्होंने विपश्यना को कितनी गहराई से आत्मसात किया था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं। उनका व्यक्तित्व निर्मल जल की तरह था, शांत और गंभीर। एक मूक सेवक की तरह वो जहां भी जाते सात्विक वातावरण का संचार करते थे। वन लाइफ वन मिशन के परफेक्ट उदाहरण के रूप में उनका एक ही मिशन था, विपश्यना। उन्होंने अपने विपश्यना ज्ञान का लाभ हर किसी को दिया, इसलिए उनका योगदान पूरी मानवता के लिए था, पूरे विश्व के लिए था। साथियों, हम सभी के लिए गोयनका जी का जीवन प्रेरणा का बहुत बड़ा पुंज रहा है। विपश्यना पूरे विश्व को प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति की अद्भुत देन है, लेकिन हमारी इस विरासत को भुला दिया गया था। भारत का एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जिसमें विपश्यना सीखने सिखाने की कला जैसे धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। गोयनका जी ने म्यांमार में 14 वर्षों की तपस्या करके इसकी दीक्षा ली और फिर भारत के इस प्राचीन गौरव को लेकर देश लौटे। विपश्यना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। इसका महत्व तब भी था जब हजारों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ, और आज के जीवन में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। आज दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, उसका समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में भी समाहित है। गुरुजी के प्रयासों की वजह से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने ध्यान के महत्व को समझा है और इसे अपनाया है। आचार्य श्री गोयनका जी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने विपश्यना को फिर से एक वैश्विक पहचान दी। भारत उस संकल्प को पूरी मजबूती से नया विस्तार दे रहा है। हमने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। उसे 190 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला। योग अब वैश्विक स्तर पर जीवन का हिस्सा बन गया है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने विपश्यना जैसी योग और ध्यान प्रक्रियाओं का अनुसंधान किया, लेकिन हमारे देश की ये विडंबना रही है कि अगली पीढ़ियों ने उसके महत्व को, उसके उपयोग को भुला दिया। विपश्यना, ध्यान, धारणा, इन्हें हमने केवल वैराग्य का विषय मान लिया। व्यवहार में इनकी भूमिका लोग भूल गए। आचार्य श्री एसएन गोयनका जी जैसी विभूतियों ने जनमानस की इस भूल का सुधार किया। गुरुजी तो कहा भी करते थे, एक स्वस्थ जीवन
हम सभी का अपने प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। आज विपश्यना व्यवहार से लेकर व्यक्तित्व निर्माण तक के लिए एक प्रभावी माध्यम बनी है। आज आधुनिक समय की चुनौतियों ने विपश्यना की भूमिका को और भी बढ़ा दिया है। आज डिस्ट्रेस और स्ट्रेस एक आम बात हो गई है। हमारे युवा भी वर्क लाइफ बैलेंस लाइफस्टाइल और ऐसी परेशानियों के कारण स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। विपश्यना उनके लिए समाधान हो सकता है। इसी तरह माइक्रो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से घरों में बुजुर्ग माँ बाप के बहुत तनाव में रहते हैं। हमें रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके ऐसे बुजुर्गों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, श्री एस.एन. गोयनका जी के हर कार्य के पीछे यही भाव रहा कि हर व्यक्ति का जीवन सुखी हो, उसका मन शांत हो और दुनिया में सद्भाव हो। उनका प्रयास था कि उनके अभियान का लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। इसलिए उन्हें अपने ज्ञान को विस्तार दिया। उन्होंने विपश्यना के प्रचार प्रसार के साथ साथ इसके कुशल शिक्षकों के निर्माण का भी दायित्व निभाया। आप भी जानते हैं कि विपश्यना एक अंतर्मन की यात्रा है। ये अपने भीतर गहरे गोते लगाने का रास्ता है। लेकिन ये केवल एक विद्या नहीं, ये एक विज्ञान भी है। इस विज्ञान के परिणामों से हम परिचित हैं। अब समय की मांग है कि हम इसके प्रमाणों को आधुनिक मानकों पर, आधुनिक विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत करें। आज हम सबको गर्व होता है कि इस दिशा में विश्व भर में काम भी हो रहा है। लेकिन इसमें भारत को और आगे आना होगा। हमें इसमें लीड लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास इसकी विरासत भी है और आधुनिक विज्ञान का बोध भी है। नई रिसर्च से इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, विश्व का और अधिक कल्याण होगा। साथियों, आचार्य श्री एस.एन. गोयनका जी की जन्म शताब्दी समारोह का ये वर्ष हम सबको प्रेरित करने वाला समय रहा है। हमें मानव सेवा के उनके प्रयासों उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आपने सुना, जो कि एस.एन. गोयनका शताब्दी वर्ष समापन समारोह के उसमें संबोधित वो कर रहे थे। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया कि किस तरीके से जब हम विपश्यना की बात करते हैं तो एक ऐसी हमारी विरासत जिसको आज दुनिया जान रही है। और क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें जो हैं वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस.एन. गोयनका जी का के विचार और समाज के प्रति उनके समर्पण से बहुत प्रेरणा मिलती है। एकजुटता और एकता की शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। गोयनका जी ने विपश्यना को गहराई से आत्मसात किया था और उनका एक ही मिशन था, विपश्यना। उनका योगदान पूरी मानवता और पूरे विश्व के लिए था। ये बड़ी बातें कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में। विपश्यना पूरे विश्व को प्राचीन भारतीय पद्धति की अद्भुत देन है, जिसको पूरी दुनिया आज मान रही है। आज की दुनियाओं की समस्याओं का समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में समाहित है। भारत उस संकल्प को मजबूती से विस्तार दे रहा है। आज विपश्यना व्यवहार से लेकर व्यक्तित्व निर्माण तक के लिए एक प्रभावी माध्यम है। काफ़ी सकारात्मक ये तमाम बातें। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके समर्पण से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, जो कि वन लाइफ वन मिशन पर उन्होंने अधिकतर बल दिया। और इसके साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ। मेरे पीछे भारत की सबसे